हेलो दोस्तों। आज हम जॉन लॉक के जॉन लॉक के विचार के बारे में जानने जा रहे हैं कि जॉन लॉक ने अपने विचार कैसे दिए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जॉन लॉक के जीवन परिचय के बारे में। जॉन लॉक ब्रिटेन का रहने वाला था। लॉक ने अपने बाल्यावस्था में इंग्लैंड का गृह युद्ध देखा था, जिसे गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें जब राजा जेम्स द्वितीय के भाग जाने के कारण संसद ने उनकी पुत्री मैरी और पति विलियम्स को राजपद सौंपा। 1689 में संसद के द्वारा पारित अधिकारों के बिल पर उन दोनों ने हस्ताक्षर किए। इस तरह से निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और संसद की प्रभुता की स्थापना हुई। इसलिए लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति का चिंतक माना गया है और ये भी माना जाता है कि लॉक उदारवाद का पिता भी है। आइए जानते हैं जॉन लॉक की रचना। सबसे पहली रचना है जॉन लॉक की लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो कि लैटिन भाषा में लिखी हुई है 1689 में, जिसका विषय है धार्मिक सहिष्णुता पर लेख। और सेकंड आता है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1619 में। इसका विषय है मानवीय ज्ञान का आधार अनुभववाद का, जिसमें वर्णन है। और हमारी तीसरी बुक में, जो कि इसी वर्ष 1619 में जॉन लॉक ने लिखी, टू ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट। और फोर्थ इसकी बुक है सेकंड ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट, सामाजिक समझौता और जॉन लॉक के राजनीतिक सिद्धांत का, जिसमें वर्णन है। पांचवी बुक आती है एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर। इसी क्रम में हम बात करेंगे जॉन लॉक, जो कि मानव स्वभाव के बारे में बताता है। जॉन लॉक का मानना है कि मानव स्वभाव सकारात्मक है, जैसे मानव सामाजिक प्राणी है, प्रेम, दया, सद्भावना, विवेकशील और मेलजोल वाला प्राणी है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक अवस्था, जिसमें जॉन लॉक बताता है, या जॉन लॉक के अनुसार यह अवस्था आपसी सहयोग और परिरक्षण की अवस्था थी, जिसे विवेक द्वारा स्थापित किया गया था। उसके अनुसार सभी मनुष्य समान स्वाधीन हैं। इसका मतलब है, जॉन लॉक बताता है कि जो मनुष्य है आपसी सहयोग के द्वारा आगे बढ़ता है और इसे विवेक से स्थापित करता है, और सभी मनुष्य जिसमें समान है और अपने ऊपर निर्भर है। अतः किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा जॉन लॉक मानता है। प्राकृतिक अवस्था में मानव की व्याख्या कानून को लागू करना तथा न्याय के निर्णय की कोई संस्था नहीं है। इसलिए जॉन लॉक ये प्राकृतिक अवस्था सामाजिक समझौते के लिए लागू करना चाहता है। अतः वह बताता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में कमियां हैं, जिसमें कानून की व्याख्या नहीं है, कानून को लागू नहीं किया गया और ना ही न्याय या निर्णय करने की कोई भी संस्था है। अतः व्यक्ति अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए सामाजिक समझौता करता है। इस तरह से सामाजिक समझौते के बारे में हम बात करते हैं। इन प्रक्रियाओं से निपटने के लिए कोई विवेकशील प्राणी आगे आता है और जनता के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सारे व्यक्ति मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। और कुछ नोट हैं जिसमें प्राकृतिक अधिकार क्या क्या हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, जिसे राज्य व्यक्तियों से कभी नहीं छीन सकता है। राज्य निर्माण के दौरान दो समझौते करता है। जॉन लॉक बताता है जब राज्य का निर्माण होता है तो उसमें दो समझौते किए जाते हैं। सबसे पहला आता है सामाजिक समझौता और दूसरा आता है राजनीतिक समझौता। सामाजिक समझौता जिसमें एक नागरिक समाज या जिसे सिविल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, यानी राज्य बनता है। और दूसरे राजनीतिक समझौते जो नागरिक और राज्य के बीच समझौता होता है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना की जाती है। समझौते के बाद भी प्राकृतिक अधिकार नागरिकों के पास ही रहते हैं।
लॉक बताता है कि समझौते के बाद भी जनता के हाथ में प्राकृतिक अधिकार रहते हैं जो सरकार के पास नहीं जाते। सरकार केवल ट्रस्ट के रूप में इन अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिक ट्रस्ट को केवल 3 अधिकार सौंपता है जो इस प्रकार है। जॉन लॉक बताता है कि जो सरकार लोगों ने मिलकर बनाई है उसे अपने 3 अधिकार सौंपता है। सबसे पहला आता है कानून की व्याख्या, और दूसरा है कानून का क्रियान्वयन, और तीसरा है उल्लंघन करने पर दंड देना। यानी कानून बनाना, कानून का क्रियान्वयन यानी उसका पालन करना और उसका क्रियाकलाप करना, और तीसरा है अगर जनता या नागरिकों के द्वारा उसे उल्लंघित किया जाता है तो उसे दंड देना। लॉक कहता है समुदाय ऐसा गृहस्वामी है जो घर की रखवाली पहरेदार की तरह रखता है, फिर वह स्वयं जाग जाग कर देखता रहता है कि कहीं वह पहरेदार सो तो नहीं गया। जॉन लॉक का कहने का मतलब है कि उसने जो ट्रस्ट बनाया है उस ट्रस्ट को वह जाग कर यानी न्यास को जाग जाग कर सारे नागरिक देखते रहते हैं, कहीं हमने जो उसे अधिकार दिए हैं वो अधिकारी कहीं सो तो नहीं गया। जॉन लॉक सरकार के 3 भाग या 3 अंग बताता है, जिसमें पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा संघीय शक्ति। सबसे पहले विधायिका यानी लेजिस्लेटिव के बारे में बात करते हैं। ये अंग सबसे सर्वोच्च मानता है जॉन लॉक, या जनता द्वारा स्थापित होता है जिसे न्यास यानी कि ट्रस्ट कहा जाता है। और दूसरा आता है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका में राज्य का शासक विधानमंडल के अधीन होता है, यानी कार्यपालिका में जो कार्यरत हैं वो विधानमंडल के अधीन होंगे। लॉक कार्यपालिका को न्यायपालिका का ही अंग मानता है। और इसी क्रम में तीसरा संघीय शक्ति। इस अंग का संबंध विदेश विभाग से है, जो कि आज हम विदेश विभाग के नाम से जानते हैं। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे हाब्स के सामाजिक समझौते भंग होने पर पुनः प्राकृतिक अवस्था में आ जाती है, परंतु लॉक के सामाजिक समझौते के भंग होने पर पुनः सरकार को चुनेंगे और राज्य बना रहेगा। हाब्स, इससे पहले हमने देखा कि हाब्स जब सामाजिक समझौता भंग हो जाता है तो वह पुनः प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि जो उन्होंने समझौते बनाकर राज्य बनाए थे वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन लॉक के सामाजिक समझौते भंग होने पर भी राज्य हमेशा बना रहता है और पुनः सरकार को ये चुनते हैं और फिर से सरकार को गद्दी पर बैठाते हैं। और इसी क्रम में संप्रभुता की बात करता है जॉन लॉक। प्रभुसत्ता एक तरफ जनता, दूसरी तरफ शासक के बीच विभक्त है। लॉक कहता है कि जनता एक नियंत्रित राज्य प्रभु है जो शासक को अनुमति देता है कि वह कुछ सीमाओं के भीतर अपनी सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करे। यदि शासक अपने विश्वास का दुरुपयोग करता है तो जनता जाग कर उस शासक को हटाकर उसकी जगह नया शासन स्थापित कर सकते हैं। इसमें लॉक बताता है कि प्रभुसत्ता ना तो शासक के पास रहती है और ना ही नागरिक के पास रहती है। ये पूर्ण रूप से किसी के पास नहीं होती, ये विभक्त होती है दोनों के बीच में, जनता और नागरिक के बीच में। शासक अपनी कुछ सीमाओं के भीतर इन सत्ता का प्रयोग करता है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो जनता उसे हटाकर या शासन को भंग करके दूसरे शासक को स्थापित करती है। इस अवधारणा का यह अर्थ हुआ कि लोगों के पास आरक्षित प्रभुता जब सत्ता का वास्तविक प्रयोग शासक के हाथ में होता है, यानी कि लोगों के पास भी आरक्षित प्रभुता या संप्रभुता होती है और जबकि वास्तविक प्रयोग शासक के हाथ में होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जॉन लॉक के आलोचना के बारे में बात करते हैं। बलहम के शब्दों में जिसने लॉक का आलोचना किया है वो बताता है कि लॉक का राजनीतिक चिंतन शक्कर में लिपटी कड़वी गोली है। और दूसरा जो कि सेबाइन बोलते हैं कि लॉक का राजनीतिक चिंतन देखने में छलावापूर्ण सरलता से लैस है। और तीसरा सीबी मैकफर्सन लॉक को स्वमूलक व्यक्तिवादी तथा उसके उदार संविधानवाद में पूंजीवाद विनियोग और